चालू करूँ सर? हाँ सर, शुरू कीजिए शुरू कीजिए। ओके ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राहुल दुबे सर। आज हम लोग इतिहास पाठ का दूसरा इतिहास लेखन भारतीय परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ने इसके पहले इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास लेखन भारतीय परंपरा। बच्चों, ये बुक हम लोग ने एक बार पहले से भी पढ़ ली है, ये लेसन हमने पहले भी पढ़ा है, और आज हम लोग इसके बारे में शॉर्टकट पढ़ाई करेंगे, संक्षिप्त समीक्षा करेंगे इसके बारे में। और मतलब एक तरह से आपका ये रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट किया जा रहा है, तो जिससे आपको थोड़ा इसके बारे में अच्छे से समझ में आए। तो इतिहास के बारे में जैसा कि पिछले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि उसमें बताया गया कि इतिहास क्या है। प्राचीन काल में घटित हुई घटनाओं को कालक्रम के हिसाब से बताना या लिखना, इसे इतिहास कहा जाता है। तो आज हम लोग इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में इतिहास लेखन का कब से विकास शुरू हुआ। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट हैं। भारतीय इतिहास लेखन में पहला है भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा। तो इसमें हम लोग भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा, जिसके 3 पार्ट हैं। प्राचीन काल का इतिहास लेखन, दूसरा है मध्य युग इतिहास लेखन, और तीसरा है आधुनिक काल और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड। प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, मतलब 3 प्रकार के काल के बारे में बताया गया है, और हम लोग तीनों प्रकार के कालों के बारे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे कि किस प्रकार इतिहास लेखन की परंपरा का विकास भारत देश में हुआ, भारतीय परंपरा में हुआ। तो बच्चों देखिए, पिछले पार्ट में हमने पश्चिमी परंपरा का परिचय प्राप्त किया, अब हम लोग भारतीय परंपरा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होता है? प्राचीन काल का इतिहास लेखन। तो प्राचीन काल का इतिहास में लेखन में बच्चों देखो, हम जैसा जानते हैं कि प्राचीन समय में लोगों को लिखने की जानकारी नहीं थी कि लिखा कैसे जाता है। तो वो सिर्फ किसी भी चीज को मौखिक बोलते थे। जैसे हम लोग अपने दादा परदादा या उनके भी जो पिताजी रहे होंगे, तो उनसे हम लोग मौखिक कहानियां सुनते थे। एक समय की बात है, एक राजा रहता था, इस तरह से हम लोग बहुत सारी कहानियां सुनते थे। तो बहुत सारे कहानी, बहुत सारे लोगों के बारे में पराक्रम किए, वो आदमी ऐसा था, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, बलशाली था। बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में हम लोग कहानियां सुनते थे। तो ये सारी चीजें जो भी रहती थी, वह एक मौखिक रूप से संरक्षित रहती थी। वो अपने बेटों को सुनाते थे, फिर वो अपने बेटों को सुनाते थे। तो इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती थी। इसका कहीं लिखित रूप से कोई कॉपी या किताब नहीं रहती थी। धीरे धीरे क्या हुआ प्राचीन काल में कि हड़प्पा संस्कृति में कुछ लेखों का आधार उनको दिखाई दिया। हड़प्पा संस्कृति में ऐसा माना गया कि कुछ वहां पे लेख लिखे गए हैं। तो भारत में 300 साल पहले से ही, उसके पूर्व लेखन कला अस्तित्व में थी, ऐसा पाया गया। क्योंकि हड़प्पा संस्कृति खुदाई की गई, हड़प्पा संस्कृति जब मिली, तो वहां पे कुछ चीजें ऐसा लिखा हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा लगा कि मतलब भारत में पहले से ही लिखने की परंपरा विकसित थी। फिर भी हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि थी, वह हमको समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या लिखा गया है। तो इसके लिए भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का सबसे प्राचीन लिखित साहित्य उकेरों के लिखित रूप में पाया गया। मतलब ये है कि भारत में लिखने की परंपरा विकसित थी, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान हमें हड़प्पा संस्कृति में कुछ पत्थरों पर कुछ चीज लिखित हुई दिखाई दिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखा गया। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे भारत देश में लिखने की परंपरा बहुत पहले से ही विकसित थी। और वह लिखने की परंपरा कैसी थी? वो किसी पत्थरों को उकेरा गया था। उकेरा गया मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब जैसे पत्थरों को काट कर कुछ कला बनाते हैं, उसी पत्थरों को काट कर कुछ उस पे लिखा गया था। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पता पाया जाता है, मतलब कैसे समझ में आता है? तो इन लेखों का जो प्रारंभ था, मौर्य सम्राट अशोक की कालावधि में ज्यादातर दिखाई देता है। वह ईसा पूर्व 3री शताब्दी से, यहाँ पे हमको अनुमानता यह है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट मौर्य अशोक की कालावधि में ये चीज दिखाई देता है। तो सम्राट अशोक के जो उकेरे हुए लेख थे, और और प्रस्तरों और पत्थरों के स्तंभों पर उकेरे गए थे।
मतलब सम्राट अशोक के बारे में जो कुछ भी लिखा गया था तो उनके वो जो खंबे होते थे उसके ऊपर लिखे गए थे, काट-काट कर बनाए गए थे। तो इससे ये अनुमान होता है कि प्राचीन काल में लिखने की परंपरा विकसित थी, बट लोगों को जानकारी नहीं थी या पहले लिखी भी जाती थी तो पत्थरों पर लिखी जाती थी, पेनों और ये कागज और पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। समझे बच्चों? तो ये है प्राचीन काल के इतिहास के बारे में। और प्राचीन काल के इतिहास में क्या थे कि धातु के सिक्के थे ईसवी सन पहली शताब्दी में। धातु के सिक्के थे, मूर्तियां थी, शिल्प थी, ताम्रपट थे, आदि पर उकेरे गए लेख लेख प्राप्त होने लग गए। मतलब धातु के सिक्के होते थे तो उसपे कुछ ना कुछ छपा रहता था। मूर्तियां रहती थी, शिल्प रहते थे, पत्थर रहते थे, ताम्रपट होते थे। तो ये सारी चीजों पर कुछ न कुछ लिखा रहता था। तो उसको पढ़ना असंभव सा लगता था। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हमको ईसवी सन पहली शताब्दी से मिलती हैं। तो सभी प्रकार के उकेरे हुए लेखों का जो संबंध था वह क्या था कि उस समय के राजा किस प्रकार होते थे, उनकी कालावधि कितनी होती थी, उनकी वंशावली क्या है, उनका राज्य का विस्तार कितना है, उस वक्त की तत्कालीन गतिविधियां क्या थी, किस तरह से लोग रहते थे, उस समय का सामाजिक ढांचा क्या था, जलवायु क्या थी, अकाल जैसे महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी उस उकेरे हुए लेख से मिलती है। तो मतलब उस समय क्योंकि कागज और पेन तो होते नहीं थे, तो लोगों को अगर कुछ लिखना होता था तो कैसे लिखते थे? पत्थरों पर लिखते थे। तो उस पत्थरों पर लिखने की वजह से ईसवी सन पहली शताब्दी में तो वहाँ के लोगों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। उस वक़्त के राजा कैसे थे, उनकी तत्कालीन गतिविधियाँ क्या थी, उनकी न्याय व्यवस्था क्या थी, वहाँ की जलवायु कैसी होती थी, लोगों को दंड दिया जाता था किस प्रकार का, अगर अकाल आती थी तो उस समय लोगों का क्या रिएक्शन होता था। तो ये सारी चीज़ों को उस पत्थरों पर उकेर कर लिखा जाता था। तो ये प्राचीन काल में इस तरह से इतिहास लेखन हुआ करता था। मतलब कॉपी पे नहीं हुए करते थे, लिखे जाते थे तो सिर्फ़ पत्थरों। महाभारत, महाकाव्य, पुराण, जैन और बौद्ध ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ये सारे जो प्राचीन काल में ये साहित्य होते थे, ये इनके ग्रंथ को ऐतिहासिक लिखित रूप का कोई साहित्य और विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वर्णन इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। मतलब ये क्या होते थे, जो साहित्य थे, ये एक जगह पर लिखे हुए नहीं गए थे। ये कैसे थे कि जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो ये सारी चीज़ों को एक जगह पर ये मिलना मुश्किल था। तो ये कैसे थे कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, यहाँ पर ऐसे यात्रा वर्णन मतलब जब जाते थे, यात्रा करते थे, तो वहाँ से एक-एक चीज़ को मिलना शुरू हुआ और एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती चली गई। तो ये है प्राचीन काल का इतिहास लेखन। और क्या था, भारतीय इतिहास लेखन में यात्रा चूँकि एक जगह पर बैठकर सारी चीज़ों को तो लिखा नहीं जा सकता था, तो वहाँ पे क्या होता था, पहले के ज़माने के लोग यात्रा बहुत करते थे। तो यात्रा से राजाओं के चरित्र का पता चलता था, राजा वंशों का पता चलता था, आदि महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती थी। ईसवी सन की 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट कवि द्वारा हर्षचरित नामक संस्कृत काव्य का स्वरूप ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ जैसा है। मतलब बाणभट्ट जी हैं और उनका एक पुस्तक है हर्षचरित नामक संस्कृत काव्य। यह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो हर्षचरित नामक जो संस्कृत काव्य है, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ चित्रण पाया जाता है उसकी पुस्तकों में। तो बच्चों ये था प्राचीन काल का इतिहास लेखन। प्राचीन काल के इतिहास लेखन में आपने देखा ही कि देवी देवताओं कहानियों को सिर्फ मौखिक रूप से लिखा जाता था और उसके बाद क्या होता था कि कोई किताब कॉपी ना होने की वजह से लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता था, इसीलिए उन लोग पत्थरों पर उकेर कर कोई न कोई चिन्ह बनाते थे। उस वक्त वहां के धातु के सिक्के, मूर्तियां, ये सब पर भी कुछ न कुछ लिखा जाता था, जिससे वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी, वहाँ के राजा-महाराजाओं के बारे में जानकारी होती थी, उनके जलवायु, उनकी न्याय व्यवस्था के बारे में हमको पता चलता था। तो ये था प्राचीन काल का इतिहास लेखन। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे मध्ययुगीन इतिहास लेखन। ये प्राचीन था, फिर मध्य युग में क्या हुआ? तो मध्ययुगीन इतिहास लेखन बच्चों, मध्ययुगीन इतिहास लेखन को 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा लिखित राजत रंगड़ी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। मतलब मध्ययुगीन इतिहास लेखन में हम बोलते हैं कि ईसवी सन की 12वीं शताब्दी में
कल्हड़ द्वारा लिखित, कल्हड़ मतलब एक व्यक्ति है, उसके द्वारा लिखित राजत रंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित यह ग्रंथ है। इतिहास का लेखन एक वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया मन में और लिखना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक वैज्ञानिक पद्धति होता है और इसमें उकेरे हुए लेख, सिक्कों, प्राचीन वस्तुओं के अवशेष, राजवंशों के अधिकृत विवरण, अंकन, वहाँ की स्थानीय परंपराओं, साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके इस ग्रंथ की रचना की गई थी। कौन सी? राजत रंगड़ी, कश्मीर के इतिहास का आधारित ग्रंथ। तो ये जो भी उकेरे हुए चीज मिले हुए थे, उस पे पहले पाद ले तू। तो ये सब चीजें वहाँ की स्थानीय परंपराओं को अध्ययन करके उसके ऊपर लिखा गया था, मतलब उस राजत रंगड़ी पुस्तक पर। तो मध्य युग में बच्चों ज्यादातर देखिए, मध्य युग मुस्लिमों का शासन ज्यादा रहा है मध्य युग में। तो मध्य युग में हम लोग ज्यादातर मुस्लिमों के शासन के बारे में यहाँ पे हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए। तो मध्य युग भारत में मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबार में इतिहासकार थे। मतलब वो हर, जैसे अकबर का सभा या और किसी के भी, तो उनके हर दरबार में एक इतिहासकार थे। उनके इतिहास लेखन अरबी और फारसी शब्द में हुआ करते थे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य युग में भारत में मुस्लिमों का शासन ज्यादा था, तो इसलिए वहां पे कुछ भी लिखने का प्रभाव था जो था वो अरबी और फारसी शब्द में था, फारसी भाषा का था। मध्य युग मुस्लिम इतिहासकारों में जियाउद्दीन बर्नी महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है। बच्चों इसको याद रखना है कि मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में जियाउद्दीन बर्नी महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है और उसने तारीखे फिरोज शाही में इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया है। तो बच्चों इसको याद रखिए कि मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकार में जियाउद्दीन बर्नी महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है और उसके द्वारा लिखित तारीखे फिरोज शाही इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया है उसमें। और उसके हिसाब से क्या था कि जियाउद्दीन बर्नी के हिसाब से क्या था कि उसके मतानुसार कर्तव्य केवल शासकों के पराक्रम का, इतिहास का कर्तव्य क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ने कौन कौन सा अच्छा काम किया उसके बारे में लिखो, ऐसा नहीं, बल्कि उसकी अगर कुछ दोष हैं, कुछ उसके अंदर गलतियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, तो वो भी उसमें दिखाना चाहिए। उसका ऐसा मानना था, जो कि बिल्कुल सही है कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को ही नहीं, इतिहास का काम होता है कि जो अच्छी चीजें घटित हुई हैं वो भी लिखें और जो बुरी चीजें घटित हुई हैं उसको भी लिखें, क्योंकि उससे आने वाली पीढ़ी को एक संदेश मिलता है और वो उसको पढ़ सकता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। क्योंकि अगर सिर्फ अच्छा ही लिखेंगे तो बुराई के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ अच्छा ही पता चलेगी। तो केवल शासकों के पराक्रम का, उनके कल्याणकारी नीतियों का वर्णन नहीं करके पूर्ण नहीं होता, बल्कि उसके दोषों को भी विश्लेषणात्मक अध्ययन इतिहासकार को करना चाहिए। और इस तरह से यह सब बच्चों कौन बोला है? जियाउद्दीन बर्नी। और यही नहीं, उस वक्त के विद्वान व्यक्ति, अध्ययनकर्ताओं, साहित्यकारों, संतों, सांस्कृतिक जीवन पर पड़े प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ राजा महाराजा के बारे में नहीं, वहाँ की प्रजा के बारे में, वहाँ के संतों के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, जितनी भी चीजें हैं सब इतिहास में लिखी जानी चाहिए। और बर्नी के इस विचारधारा को आगे जाकर विस्तार प्राप्त हुआ। इसके बाद मुगल शासक के दरबार में इतिहास लेखन में शासकों की स्तुति करने, उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने का विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। मतलब क्या हुआ, पहले के मुगल शासक लोग अपने यहाँ पे एक दरबारी कवि रखते थे। उन लोग क्या करते थे, अपने राजा महाराजाओं के बारे में बहुत अच्छा कविता बोलते थे, जिससे राजा महाराजाओं को अपने को खुश करते थे। तो उसमें उन लोग सटीक छंदों का इस्तेमाल करते थे, कविता का इस्तेमाल करते थे और ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके इसके बारे में भी इतिहास में लिखा जाना शुरू हो गया। और उस वक्त एक मुगल साम्राज्य होता था बच्चों, उसका नाम था बाबर। उसकी एक पुस्तक का नाम है तजुके बाबरी। तजुके बाबरी एक पुस्तक है, उसमें बाबर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है कि किस तरह से वो युद्ध लड़ने पड़े थे। वो सारे चीजों का, उनकी यात्राएं का, उनके शहरों का वर्णन, वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था क्या थी, वहाँ की क्या प्रथाएं थी, वहाँ की कौन कौन सी वनस्पतियां होती थी, सारी की सारी चीजें तजुके बाबरी में हमको पढ़ने को मिलती है। तो ये बाबर का आत्मचरित्र तजुके बाबरी था, जिसमें उनकी सारी जानकारी हमको मिल सकती है। इसी तरह से बच्चों एक और इतिहास लेखन में विश्लेषणात्मक पद्धति से वर्णन किया गया, जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर नामा ग्रंथ का विशेष महत्व है। बच्चों ये सब चीजें याद रखिए
पहला जियाउद्दीन बर्नी, जिसने तारीख फिरोजशाही लिखा। दूसरा तजुके बाबरी, बाबर का जो आत्मचरित्र है, ओके। और उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं अकबरनामा, जो कि अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ग्रंथ का विशेष महत्व है। अबुल फजल ने अकबर ग्रंथ का विशेष को लिखा, जिसमें उनकी जानकारियां, अकबर के समय की सारी जानकारियां लिखी गई और उसके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजातों को सावधानी पूर्वक संकलन किया गया, मतलब संभाल कर रखा गया और उसकी विश्वसनीयता और कसकर कड़ाई भी की गई कि मतलब जो लिखा जा रहा है वो बिल्कुल सही लिखा जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलत नहीं रहेगा। और अबुल फजल इसके लेखक थे और माना जाता है कि उस अनुसंधान पद्धति पूर्वाग्रह रहित और यथार्थवादी थी, मतलब जो अबुल फजल ने लिखा था वो बिल्कुल ही सही था। ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। बच्चों देखिए, एक वर्ड आया है बखर, आपने पढ़ा ही होगा। तो ऐतिहासिक साहित्य में, मध्ययुगीन ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। हमें बखर में वीरों के शौर्यगानों का और ऐतिहासिक गतिविधियों, युद्धों, महापुरुषों के चरित्र विषय में किया गया लेखन पढ़ने को मिलता है। बखर में मतलब उस समय के वीर कौन थे, शौर्य, उनके शौर्य, ये सारी चीजों को हमको उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। और इसी तरह से मध्ययुगीन काल में बच्चों मराठी भाषा के विभिन्न बखरे भी उपलब्ध हैं और उन्हें सभासद की बखर महत्वपूर्ण बखर माना जाता है। और उस वक्त छत्रपति राजा शिवाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज कार्यकाल में कृष्णा जी अनंत सभासद, यह बखर भी हमको देखने को मिली थी। और इस वक्त इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी भी प्राप्त होती है। और इसी तरह से बच्चों भाऊ साहेब बखर, और जिसमें पानीपत बखर, होड़ी, करांची कैफियत, होलकरों का विवरण, ये सारी चीजें हमको मध्ययुगीन इतिहास काल में देखने को मिलती है। तो इस तरह से बच्चों प्राचीन काल का इतिहास हुआ, मध्ययुगीन इतिहास हुआ। अब हम लोग आधुनिक काल के इतिहास के बारे में बढ़ेंगे। आधुनिक काल इतिहास, आधुनिक बच्चों जैसे कि आधुनिक काल जैसे कि अभी का इतिहास कह सकते हैं हम लोग। तो आधुनिक काल का इतिहास और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड। तो आधुनिक काल के इतिहास कालखंड में हम देखेंगे कि 20वीं शताब्दी से ही अंग्रेजों के शासनकाल में पुरातत्व का अध्ययन प्रारंभ हो गया, मतलब खुदाई शुरू हो गई अंग्रेजों शासनकाल में। और उसमें उसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसको याद रखिए, रिक्त स्थान में अक्सर पूछा जाता है। और इसके लिए विभिन्न जगहों पर इसका जगह का उत्खनन किया गया और विभिन्न प्रकार की चीजें मिली। हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई इसमें और यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व तीसरे सहस्त्र तक अथवा उसके पूर्व तक भी पहुंच सकता है। मतलब भारतीय संस्कृति का इतिहास सबसे प्राचीन इतिहास है। और उसके बाद भारत में आए हुए अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने इस संबंध में लेखन करना शुरू किया और हर अंग्रेजों का लेखन एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अलग था। जिसमें पहला अगर हम लोग देखें तो जेम्स मिल द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा और उसके 3 खंड उन्होंने लिखे, 1817 ईस्वी में प्रकाशित किए। और उनका
हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो राहुल सर। हेलो राहुल सर। नहीं काम वाला भी नहीं रख सकता ना मैं। जाने के बाद मेरे को गैस लेना पड़ता है। वो सब करना पड़ता है। अभी अकेला हूँ। इतना प्रेशर मैं नहीं रख सकता अकेला। वो बर्तन हाथ लगाना पड़ता है। पानी वानी गरम उसको डालो। सबसे पहले क्या करने का, जाने का गैलरी होगी या खिड़की में बैग लटका देने का, एक ही जगह से चलने का बढ़िया, सीधा बाथरूम में जाके कपड़े निकाल के पोंछ लेने का घर, बाद में नहा लेने का। पानी गरम करता हूँ जाके बैठ के डायरेक्ट कोने में रख देता हूँ वो स्प्रे वाला मार देता हूँ। हाँ। हेलो राहुल सर। निर्मा डालती है वो धूल आती है दरवाजे पे ही जाने के बाद चिट्टी के होकर के पूरा सब कपड़ा उधर ही डाल देता हूँ गेट पर ही। सीधा मैं बाथरूम में घुसता हूँ और वो है ना फर्शी पोंछ लेती है। हेलो लगातार चला रहा है यार। हेलो राहुल सर। वो विसरलं नाही का आपल्यासोबत? नहीं। वो एमसीबी का अकाउंट का ये क्या एप्लीकेशन तेरे पास? क्या वो एप्लीकेशन? हाँ है ना, उसमें वो अकाउंट नहीं दिखा ना सेविंग वाला अभी मेरे इसमें। दिखा था ना, चार चार अकाउंट दिखाते हैं। मेरे इसमें 3 ही दिखा रहे। एक मिनट, क्लास चालू है यार। चेक करना तेरा। हेलो राहुल सर। ट्रांजैक्शन नहीं किया ना 1 साल हो गया लगभग। क्या हो गया क्या? हेलो वो 1 साल तक ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो बंद हो जाता है। हेलो राहुल सर, आवाज सुन पा रहे हैं? केवाईसी करना पड़ता है ना। हेलो राहुल सर।
आवाजच येत नाही. हॅलो. हॅलो. हॅलो राहुल सर. हेलो राहुल सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करके देखिए. हेलो राहुल सर. हा फेकून देऊ का आता? थांबा स्प्रे ठेवून. हा माणूस लेफ्ट पण होत नाही. हॅलो राहुल सर. तिच्या ठेवा ना दादा. वापरायचं आहे नंतर तुम्हाला. हॅलो. हॅलो राहुल सर. मीटिंग संपवत आता थांबा.